खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। मैं हूं उदित नारायण और आप सब सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, हर लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा, पास वो आए तो छूके मैं देखूं जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। आज है रविवार 16 मई 2021 और मैं हूं आपके साथ आरजे किशोर नंगरानी। अगले 2 घंटे तक आपके साथ मैं रहूंगा और आशा है आप भी मेरे साथ रहेंगे। ये कार्यक्रम आपके पास आ रहा है FM 91.1 पर और साथ ही साथ रेडियो मनपसंद ऐप पर। जी हाँ, सुनते रहिए अगले 2 घंटे तक ये कार्यक्रम। काफ़ी सर्द रात थी, -4 तक टेम्परेचर गया था, लेकिन धूप खिली है और कैनबरा के मौसम की यही खासियत है कि अगर धूप खिलती है तो दिन बुरा इतना अच्छा सर्द दिन कितना भी ठंडा हो आप उसको सह सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप अपनी रजाइयों में अभी भी शायद दुबके हो, -4 है, शायद इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट के नीचे हो या अपने हीटेड घर में पॉटरिंग अराउंड कर रहे हो और मेरा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। लेकिन आप यह कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए मैं यहाँ पर स्टूडियो में आया हूँ। आपसे ये उम्मीद है कि आप मुझे संपर्क करेंगे, बताएंगे कि कार्यक्रम कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ख़राब चल रहा है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 62874348 पर या फिर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं 0414527962 पर और बताइए कि आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है। और आज के कार्यक्रम में तो हम आपके लिए कुछ मूवी टिकट्स भी लेके आए हैं। एक डबल पास एक इंग्लिश मूवी फाइंडिंग यू का भी आप जीत सकते हैं। मैं बाद में बताऊंगा कि आप ये टिकट कैसे जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप टेक्स्ट कर सकते हैं तो ज़रूर आप इस ड्रॉ में जाएंगे कि आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है। सबसे पहले हमारे अपने सभी मुस्लिम श्रोताओं को और सभी श्रोताओं को ईद मुबारक कहना चाहूँगा, क्योंकि ये पिछले सप्ताह बुधवार और बृहस्पतिवार, गुरुवार को, जुमेरात को एक तरह से ये ईद का त्यौहार मनाया गया था, मनाया जा रहा है अभी तक, क्योंकि आज भी ईद यहाँ काफ़ी, क्योंकि आपको मालूम ही है कि यहाँ पर जो भी त्यौहार मनाया जाता है वो वीकेंड पे ही मनाया जाता है और ईद भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। इस बार जो है ईद मनाई जा रही है। मोनाश के जो इस्लामिक सेंटर है वहाँ पर आज ईद का खूब मेला लगा हुआ है। हालांकि आज के ज़माने में जब मेले की बात करते हैं तो थोड़ा डर लगता है, लेकिन सुरक्षित हैं हम अपने कैनबरा बबल में, तो शायद थोड़ी बहुत धूमधाम मनाई जा सकती है। और ये मेला सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कैनबरा इस्लामिक सेंटर में हो रहा है, जो कि क्लाइव स्टील एवेन्यू पर है मोनाश में। तो अगर आप इसका आनंद उठाना चाहते हैं तो वहाँ पर काफ़ी राइड्स, खाने पीने का इंतज़ाम है। आप इस ईद का त्यौहार का पूरा आनंद उठा सकते हैं। तो एक बार फिर हमारे श्रोताओं को हैप्पी ईद, ईद मुबारक। उम्मीद है कि ईद का यह त्यौहार जो है मोहब्बत का त्यौहार, एक अपना शांति और अमन का त्यौहार, हमारी ज़िंदगी में ये शांति और अमन आएगी। थोड़ी समस्या, हालांकि यहाँ पर हम ईद जैसा कि बताया कि कैनबरा में तो मना सकते हैं, लेकिन कुछ और देशों में, खास करके हमारे अपने देश भारत में स्थिति थोड़ी सी गंभीर है। थोड़ी सी नहीं, काफ़ी गंभीर है। आप
इस पर नज़र रख ही रहे होंगे कि वहाँ पर किस तरह की स्थिति है, काफ़ी गंभीर स्थिति है, और हमारे परिवारजन भी वहाँ पर है और उनकी चिंता हमें ज़रूर खाए जाती है कि किस तरह से उनका चल रहा है। और कोई भी परिवार इस कोविड संकट से अछूता नहीं रहा है। हमें आशा है कि आपका परिवार सुरक्षित है और कोविड के बारे में पूरी तरह से सावधानियां बरत रहा है, लेकिन ये अपने आप में काफ़ी चिंता और हमारे लिए मेंटल स्ट्रेस का भी विषय है। तो इस विषय पर हमने बातचीत करी है। हमारे अपने साइकियाट्रिस्ट यहाँ जो कैनबरा की हैं, डॉक्टर दीपा सिंघल, वो समय समय पर हमारे रेडियो कार्यक्रम पर आती रहती हैं और अपने इस आज के कार्यक्रम में थोड़ी सी हमें इस बारे में सलाह दे रही हैं कि इस मेंटल हेल्थ स्ट्रेस जो चैलेंजेस हैं, क्यों जहाँ हमारा परिवार, हमारे माता पिता, भाई बहन काफ़ी गंभीर संकट से जूझ रहे हैं और हम लाचारी से बैठे इस देश में देख रहे हैं, तो किस तरह से इस मेंटल हेल्थ चैलेंजेस का सामना किया जाए उसके बारे में बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ लाचारी तो है, लेकिन हम लोग अपनी ओर से बहुत कोशिश भी कर रहे हैं कि जितनी भी मदद की जा सके अपने देशवासियों की, उनके लिए चाहे जिस तरह की भी मदद हो, फाइनेंशियली हो और किसी और तरह की भी मदद हो, उसके लिए कोशिश की जा रही है। और एक ऐसा ही बहुत ही अच्छा प्रयास, बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव लिया है डॉक्टर दीप्ति तलुलकर ने, जो कि ANU में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम आरंभ किया है भारत के डॉक्टरों को सपोर्ट करने के लिए। वहाँ पर डॉक्टर जो हैं, वहाँ पर उनके लिए जो समस्याएं हैं उनका तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि जिस तरह से वो दिन रात वहाँ पर वो लगे हुए हैं लोगों की सेवा करने में, एकजुट करने में, बहुत ही अपना खतरा भी उठा रहे हैं। तो उनको भी कुछ सपोर्ट, इसके अलावा तो कुछ अधिक करना तो संभव नहीं है यहाँ बैठे हुए। तो दीप्ति जी के साथ, डॉक्टर दीप्ति के साथ हम बात करेंगे इस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। ये तो हुई कोविड की बातचीत, और इसके अलावा कुछ और भी अपने हमेशा की तरह हमारे कार्यक्रम में एक विशेष मेहमान आए हुए हैं। अगर आपको मालूम हो कि 50 वर्ष पहले हमारा एक पड़ोसी देश था बांग्लादेश, जिसकी स्वतंत्रता में भारत ने काफ़ी योगदान दिया था और एक नया देश बना था वहाँ पर भारत के सहयोग से। उस बांग्लादेश के उसमें एक काफ़ी ज़बरदस्त स्वतंत्रता युद्ध हुआ था, लिबरेशन मूवमेंट चला था, जिसमें काफ़ी अत्याचार हुए थे बांग्लादेशियों पर। और उस वॉर में एक जो फ्रीडम फाइटर, जो सेनानी थे, जो लड़े थे मुक्ति वाहिनी में, वो आज हमारे एक मेहमान हैं, कमरुल हक साहब, कमरुल खान साहब आज हमारे स्टूडियो में होंगे, बताएंगे उन अपने अनुभवों के बारे में, साथ ही साथ बांग्लादेश के इतिहास के बारे में और किस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक नया जीवन आरंभ किया। तो बहुत कुछ है आज के कार्यक्रम में, आप सुनते रहिए। जैसा कि आपको कहा, जैसे कि आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमें संपर्क करना चाहें तो 62874348 पर, या फिर आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं 0414527962 पर। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की एक ईद के गीत के साथ। उसकी इबादत, इस दुनिया में सभी खुश रहें, जो घट रहा है वो ना घटे। मुश्किलें बहुत लोग सामना कर रहे हैं, बस उस ऊपर वाले से यही इल्तिजा कि सब सुखी रहें, सुख से रहें। इसी उम्मीद पे जी रही हूँ कि तेरे दीवानों में मेरा भी नाम हो जाए या मौला। मौला
इसी उम्मीद पे जी रही हूँ कि तेरे दीवानों में मेरा भी नाम हो जाए। गुलामी जिस जिसको नसीब हो तेरे दर के, उस गुलाम की दुनिया भी गुलाम हो जाए। मौला 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 पमा पगा मा पजनी पानी जागा नि जानी नि पानी पमा पगा मा पगा जारे पगा रे रे गा रे जानी जागा रे गा मा पगा मा पदा पा मा पा गा मा रे गा सा रे नि जा पा सा नि जा रे गा मा पदा नि सा मौला ये खूबसूरत गीत था ऋचा शर्मा की आवाज़ में और ईद के बारे में। जैसा कि उन्होंने कहा कि हम यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अमन और चैन से हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अब हम बातचीत करने वाले हैं एएनयू की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दीप्ति तलुलकर के साथ, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आरंभ किया है यहाँ पर एएनयू के सहयोग से भारत स्थित डॉक्टरों के लिए एक सपोर्ट सर्विस और मेंटरशिप प्रोग्राम करने के लिए। सुख कभी दुख यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। क्षमा कीजिए, कुछ तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से हम दीप्ति जी के साथ बातचीत नहीं कर पाए, तो अब फिर से हम बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि बताया कि दीप्ति जी ने, डॉक्टर दीप्ति जो एएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मेंटरशिप कार्यक्रम इनिशिएटिव लिया है और इस मेंटरशिप के माध्यम से वो इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं जो जूझ रहे हैं कोविड समस्या से, उनको सपोर्ट सर्विसेज प्रदान कर रही हैं। दीप्ति जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। दीप्ति जी, आपने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव शुरुआत किया। इससे पहले मैं उसके बारे में बातचीत करूं, भारत में स्थिति जहां तक मेडिकल प्रोफेशनल्स की बात है, वो जो हॉस्पिटल सिस्टम है वो काफ़ी प्रेशर्स, काफ़ी दबाव में है। और जहां तक डॉक्टरों की बात की जाए तो उनको तो वो तो फ्रंट लाइन पर हैं, दिन रात जूझ रहे हैं। किस तरह के प्रेशर्स हैं वहाँ पर? बहुत मुश्किल सिचुएशन है फॉर एनीवन टू मैनेज ग्लोबली। आई थिंक इतने बड़े पैमाने पे दुनिया में और कहीं नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स। सो आवर कॉलीग्स देयर इन इंडिया आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब ऑफ ट्राइंग टू मैनेज इट। पर ऑब्वियसली जब 0.4 मिलियन केसेस हर रोज निकल रहे हैं, डायग्नोज हो रहे हैं, तो दे आर एब्सोल्युटली ओवरवर्क्ड एंड रिसोर्सेज एज यू नो पेरिफेरल सेंटर्स में काफी कम होते हैं टू स्टार्ट ऑफ विद। तो अभी तो ये डिल्यूज की वजह से बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है डॉक्टर्स को मैनेज करने का। The other problem they have is
बहुत सारे गाइडलाइंस सर्कुलेट हो रहे हैं, बहुत सारी दवाइयों के बारे में इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रहा है और काफी टाइम एविडेंस के बगैर हो रहा है। और काफी जूनियर डॉक्टर्स आ गए हैं फील्ड में क्योंकि जरूरत है उसकी। तो उन लोगों को उतना ट्रेनिंग और प्रिपरेशन नहीं हो पाया है, उनको सीनियर डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट के साथ उतना कांटेक्ट नहीं मिल रहा है। तो टेस्ट ज्यादा प्रिस्क्राइब हो रहे हैं, स्कैन्स ज्यादा प्रिस्क्राइब हो रहे हैं और मेडिकेशंस ज्यादा दिए जा रहे हैं, जिनकी वजह से पेशेंट्स को फिर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। और ये पूरी सिचुएशन में डॉक्टर्स को दे आर वर्किंग like they were working when they were residents. That's what my colleagues are saying. कि 12-12, 15-15, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, तो they are completely exhausted. And obviously they are getting mental health issues क्योंकि इतना डेथ देखना, इतना helpless feel करना बहुत मुश्किल बात है। तो it is unimaginable situation there. जी हाँ, तो आपने जैसा बताया कि काफ़ी समस्याएं उनके सामने आ रही हैं और रातों रात ये बातें हो रही हैं। और आपने जैसा कहा कि कई जूनियर डॉक्टर्स को जो अभी पढ़ भी रहे हैं उनको भी फ्रंट लाइन में लगाया गया है और उनको भी काफ़ी सपोर्ट सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने जो ये इनिशिएटिव शुरुआत की है ANU में, उनके एक तरह से मेंटोरशिप एंड सपोर्ट सर्विसेज, उस इनिशिएटिव के बारे में बताइए। हाँ, थैंक यू। आप इंडियन डॉक्टर्स हैं वो पूरी दुनिया में जी सब जगह पर है, अक्रॉस द वर्ल्ड। और जब ये सिचुएशन खड़ी हुई है इंडिया में, तो काफी बार, एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया में तो ये सिचुएशन है कि हम बॉर्डर्स क्लोज है तो वी कांट गो देयर, सो वी फील वेरी हेल्पलेस व्हेन वी सी द सिचुएशन देयर। और काफी लोगों को आई थिंक शायद ही कोई ऐसा इंडियन होगा आउटसाइड ऑफ इंडिया हु हैज नॉट बीन कॉन्टेक्टेड बाय फैमिली, फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स टू हेल्प आउट विद द कोविड सिचुएशन, कि हमारे घर में किसी को तकलीफ है, हमारे फ्रेंड को ठीक नहीं है, हमारे माँ बाप को ठीक नहीं है, आप हेल्प कर सकते हैं या नहीं। तो डॉक्टर्स एड हॉक तो काफी हेल्प कर रहे थे। वी वर इनंडेटेड बाय कॉल्स एंड वी वर आल्सो फीलिंग क्वाइट हेल्पलेस। एंड ऑब्वियसली जब इंडिविजुअल्स या छोटे ग्रुप्स इस तरह का हेल्प करते हैं तो थोड़ा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है दोनों साइड पर। तो वी रियली नीडेड अ प्लेटफॉर्म टू हेल्प इन इफेक्टिव एंड सेफ मैनर। तो मैंने हमारा इंटरनेशनल विंग है ANU में, तो वहां पर कांटेक्ट किया मैनेजर को, मिस्टर जय पोरिया करके है, और हम लोग दोनों ने लास्ट वीकेंड बैठ के मेमो तैयार किया मेडिकल स्कूल के लिए, कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन के लिए। और उन्होंने ये मेमो एक्सेप्ट कर लिया, प्रपोजल हमारा एक्सेप्ट कर लिया टू सेट अप डॉक्टर टू डॉक्टर पीयर सपोर्ट प्रोग्राम। जी हमने भेजा था हमारे डीन रसल ग्रोन को और मेडिकल स्कूल के डायरेक्टर युजुका केशकेश को, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमको सपोर्ट किया। तो ANU इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन ऑस्ट्रेलिया टू एक्चुअली प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर दिस टू हैपन। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक सब चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन का बल जब तक नहीं है वो एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए, तब तक मुश्किल पड़ता है पूरे कंट्री को एंगेज करने का और सेफली और इफेक्टिवली ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का। तो किस तरह की सपोर्ट सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रही हैं इस इनिशिएटिव के थ्रू? हाँ, तो हम लोग बेसिकली ऑफरिंग टू टाई अप विद डॉक्टर्स डे। वो लोग रिक्वेस्ट डालते हैं मेडिकल साइट पर, और हमारे यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं, काफी सारे स्पेशलिस्ट हैं, फ्रॉम इंटेंसिव केयर, इन्फेक्शियस डिजीज, साइकोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, हीमेटोलॉजी, रेडियोलॉजिस्ट कलीग्स हमारे आए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, नर्सेज भी आए हुए हैं वॉलंटियर करने के लिए। तो हम पीयर टू पीयर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उनको, कि अगर इंडिविजुअल केसेस डिस्कस करने हैं तो आइडेंटिफाई करके वो लोग हमको बताते हैं, हम एडवाइस करते हैं। फिर कहीं रिमोट साइट पे उनको 30 बेड ICU खड़ा करना है क्योंकि जरूरत है गांव को, तो उसके लिए हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं जी। उनको अगर गाइडलाइंस, इफ द जूनियर डॉक्टर्स वांट सम हेल्प टू वॉक थ्रू द करंट गाइडलाइंस, ये दवाई देनी चाहिए या नहीं, प्लेटलेट काउंट किसी का कम है तो हमें क्या करना चाहिए,
तो उस तरह का हम लोग हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हमको दूसरे रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं। एक राजस्थान से रिक्वेस्ट आया था फॉर फंडिंग, तो हम लोग ने हमारा डायरेक्ट तो कुछ फंड रेजिंग नहीं है, पर ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है हमने, तो वी देन रीच आउट टू देम एंड आस्क देम आप कहाँ है, आपको कितने की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, एंड देन वी कैन टाई अप विद पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक दैट अवेलेबल टू देम एट द ग्रास रूट लेवल। अच्छा, तो इसमें आप जो है काफ़ी डिपेंड कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियन मेडिकल कम्युनिटी है उनके वॉलंटियर सर्विसेज पर आपने बताया कि काफ़ी स्पेशलिस्ट सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड की जा रही हैं, तो किस तरह से रिस्पांस रही है आपकी ऑस्ट्रेलियन मेडिकल कम्युनिटी की इस इनिशिएटिव के लिए? बहुत ही अच्छी रही। ऑस्ट्रेलियंस आर एक्सट्रीमली जेनरस एंड हमने खड़ा किया ये वेबसाइट लास्ट ट्यूसडे नाइट को जी। तो अभी तो 5 दिन हुए हैं और ऑलरेडी वी हैव मोर देन 50 people who have registered as volunteers. And they're not just from Canberra, they're from across the country. तो इसमें हुआ क्या, हमारे जो डीन है और हमारे जो मेडिकल स्कूल के डायरेक्टर है, उन्होंने फिर हमारे ये इनिशिएटिव को बहुत सारा एक्सपोजर दिया हुआ है। They are putting me constantly in touch with a whole lot of other people across Australia. तो ये मैसेज गया है सब कॉलेजेस को, नर्सिंग कॉलेज को गया है, सर्जन्स के कॉलेज को गया है, जनरल प्रैक्टिशनर्स के कॉलेज को गया है, पैथोलॉजी के कॉलेज को गया है। तो द सपोर्ट हैज बीन कंप्लीटली ओवरवेलमिंग। तो सपोर्ट सर्विसेज जो हैं फिर कैनबरा तक ही लिमिटेड नहीं है, आप जैसा कह रही हैं पूरा ऑस्ट्रेलिया में से आप वॉलंटियर्स मिल रहे हैं? बिल्कुल। मंडे को हमारा मीटिंग है एक यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स और एक ऑर्गेनाइजेशन है जॉर्ज इंस्टीट्यूट करके, वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें, तो हम उनके साथ बात करने वाले हैं कि कैसे कोलैबोरेट करें। आई थिंक एवरीवन अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया इज वेरी कॉग्निसेंट ऑफ द फैक्ट दैट ANU ने पहली बार एक ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया है, अपने वेबसाइट पे ये वेब लिंक क्रिएट किया हुआ है और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट मिला है हमें उनका लीगल फैसिलिटीज, उनका मीडिया, उनका सपोर्ट सर्विसेज, एवरीथिंग इज अवेलेबल टू अस, सो दैट्स अ वेरी वेरी बिग विन। इट्स अ गेम चेंजर फॉर द सपोर्ट दैट वी कैन प्रोवाइड टू इंडिया। जी हाँ, जैसे आपने कहा इंडिविजुअल की तो अपनी लिमिटेशंस होती हैं, इतने रिसोर्सेज होते हैं। जब ANU जैसा एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इसको सपोर्ट करता है तो निश्चय ही चीज़ें काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, काफ़ी आसान भी हो जाता है। दूसरा ये है कि जो ये सर्विसेज रिक्वेस्ट करेंगे इंडिया के जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो किस तरह से ये सर्विसेज और रिक्वेस्ट करेंगे और किस तरह की रिस्पांस रही है और किस तरह से उनको मालूम पड़े कि इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पर? हाँ, तो अभी तो हम लोग काफ़ी वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड कर रहे हैं। तो जो वॉलंटियर्स आ रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं कि आप कांटेक्ट कीजिए आपके नेटवर्क्स को और उनको बताइए कि इस तरह का प्रोग्राम बना है। एंगेजमेंट काफी अच्छा है, पर हमारे वेबसाइट पे इतने रजिस्ट्रेशंस कम आ रहे हैं बिकॉज एज यू नो इंडिया में पीपल आर ओवरवर्क, दे आर टायर्ड, वेबिनार फटीग हो रहा है वहां पर और उन लोग को रजिस्टर करने का टाइम भी नहीं है जी। तो हम लोग अभी उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वी शुड पुट ऑन आवर वेबसाइट, सो वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग दैट। और फिर हम लोग ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी ढूंढ रहे हैं। हमको ANU से बोला गया है कि दिक्कत नहीं है, अगर व्हाट्सएप इज व्हाट इज बीइंग यूज्ड इन इंडिया देन वी कैन एंगेज यूजिंग दोज मीन्स। तो वो भी हम लोग विद इन द नेक्स्ट 24 hours or so we'll be trying to set up. I think engagement besides India, I have to tell you Kishore, Fiji, Pacific Islands, Nepal, वहाँ से भी requests आने लगे हैं। अच्छा। So I think this will grow beyond India and it's a very good way for Australians to actually engage with the pandemic. अपने बहुत lucky रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ।
और जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर पूल ऑफ रिसोर्सेज है अवेलेबल और हम लोग काफ़ी लकी भी हैं इस मामले में, जो सिचुएशन यहाँ पर इतनी ख़राब नहीं है, तो निश्चय ही ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, तो सभी साथ देंगे तो बेहतर होगा। बिल्कुल। आपने बताया कि सिचुएशन वहाँ पर तो इंडिया में हमें मालूम है कि काफ़ी गंभीर है, काफ़ी ग्रिम है, और जिस तरह अगर ये एडवाइस की रिक्वेस्ट आती है तो उसका टर्न अराउंड किस तरह से होता है, किस तरह से आप कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पर स्पेशलिस्ट और अन्य उस वॉलंटियर्स पर डिपेंड करते हैं, दे हैव गॉट देयर ओन डे जॉब्स, हाउ डू दे प्रायोरिटाइज कि इस तरह की रिक्वेस्ट को किस तरह से क्विकली टर्न अराउंड किया जाए? तो सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट चाहिए होता है इसमें। तो मिस्टर जयपुरिया जो है वो ही इज वर्किंग डे एंड नाइट, सेम डे वो कांटेक्ट कर लेते हैं डॉक्टर से जहां से इंडिया से जिनका कांटेक्ट आया है, जिनका रिक्वेस्ट आया है, और फिर हम सर्विस मैच करते हैं, जो जरूरत है उसके लिए हम अप्रोप्रिएट स्पेशलिस्ट या अप्रोप्रिएट डॉक्टर ढूंढते हैं, वॉलंटियर ढूंढते हैं यहाँ से। अगर कोई नहीं है तो फिलहाल मैं मेरे नेटवर्क से आई एम रीचिंग आउट टू पीपल, किसी ने मुझे ना नहीं बोला है। अच्छा। They have all said yes. पर जितने ज्यादा वॉलंटियर्स है उतना अच्छा है, क्योंकि अगर एक जन बिजी है या तो फोन कांटेक्ट में नहीं है या ईमेल नहीं देख पा रहे हैं, तो हम वी कैन इमीडिएटली कॉल ऑन समवन एल्स। तो आप ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, ऑफ कोर्स थोड़ा सा केयरफुल भी रहना पड़ता है कि एक तो इसके कोई लीगल एस्पेक्ट्स और एडवाइस देने की इम्प्लीकेशंस हैं, और दूसरी ओर जैसा कि अभी आपने एक एग्जांपल दी कि फंडिंग की रिक्वेस्ट आई, तो किस तरह से वैलिडेट करें कि वो फंडिंग की रिक्वेस्ट जेन्युइन है, किस तरह से आप ये चीज़ें टैकल कर रही हैं? ये इसके लिए काफी सिस्टम्स चाहिए। हमारा इनिशिएटिव अभी सिर्फ 5 दिन का है जी। तो धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे हैं, पर ANU हैज बीन एब्सोल्युटली फिनोमिनल इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट। तो जैसे आपने बताया, जिन्होंने वॉलंटियर किया है, जिन्होंने रजिस्टर किया है हेल्प के लिए, उनके प्राइवेसी के इश्यूज होते हैं, पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज हैं, जो वॉलंटियर कर रहे हैं उनके लीगल रिस्क क्या है, उनका मेडिकल इंडेमनिटी क्या है, वो सब देखना पड़ता है जी। तो वी हैव बीन इन टच विद ANU लीगल, हमारे जो डीन और डायरेक्टर हैं वो और हमारे दूसरे प्रोफेसर्स हैं, क्रिस्टीन फिलिप्स करके एक प्रोफेसर है, वो भी हेल्प कर रही है। तो हम लोग इंडेमनिटी फर्म से भी बात करने वाले हैं, उनको ईमेल चला गया है। We've spoken to the medical board to ask if what we are doing is a risk to any of our volunteers. तो ये सब चीजें in the next day or two will be ironed out significantly. और जैसे सिचुएशन चेंज होता है हम एडवाइस लेते रहते हैं और फिर अपडेट करते रहते हैं हमारे वॉलंटियर्स और रिक्वेस्टर्स को। तो अभी आपका प्रोग्राम जो है एडवाइजरी सर्विसेज और मेंटोरशिप तक लिमिटेड है, कोई ऐसा प्लान है, जैसा अभी आपने कहा अभी शुरुआती दिन है, कि इसको थोड़ा सा और भी एक्सटेंड किया जाए और फिजिकल सपोर्ट सर्विसेज देने की कोशिश की जाए, जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स, या ये इट्स नॉट पार्ट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस इनिशिएटिव? नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। हम लोग फंड रेजिंग नहीं कर रहे हैं, पर वी आर रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरीवेयर। जैसे अभी नेपाल के साथ जो एंगेजमेंट चल रहा है हमारा, उनको जो इंडिया की हालत थी करीब 2-3 हफ्ते पहले, जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स नहीं मिल रहे थे, रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे, फंड्स की जरूरत थी, ऐसी हालत उनकी है, तो वहां से हमको रिक्वेस्ट फंड्स के लिए आ रहे हैं। हम लोग के पास फंड्स का पूल नहीं है, but we can then refer them to the right organizations. हम बोल सकते हैं या हमारे वॉलंटियर पूल को बोल सकते हैं कि इतनी रिसोर्सेज की जरूरत है, हम कहाँ से ढूंढे, कौन रिलायबल है, ग्रास रूट्स पर कौन पहुंचाएगा, तो वो सब we can then manage through this network. तो हमारा ख्याल तो है कि सब सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि it's very difficult for people in India to have different websites for different things. जी। तो हमारे प्लेटफॉर्म में हमारा इरादा ऐसा है कि सब चीजें सब रिक्वेस्ट आने देंगे,
हम लोग का सर्विस प्रोविजन विल बी only on mentorship. But then our vision is that we will partner with other organizations to provide the remaining services. जी हाँ, ये समस्या तो रातों रात खत्म नहीं होने वाली है, और आपने जो ये इनिशिएटिव लिया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है वो, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए अक्सर ये सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं, लेकिन कई रास्ते हैं, जैसा कि आपने अपनी एग्जाम्पल से बताया। दीप्ति जी, हम आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम पूरी तरह से सफल होगा, और आपको आपके समय के लिए धन्यवाद इस कार्यक्रम हमारे रेडियो कार्यक्रम पर आने और इसके बारे में बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर। आप हमारे वेबसाइट को जरा बोल दीजिए सबको जी। health.anu.edu.au/covid-support। जी हाँ। तो अगर आपके किसी रिश्तेदार, फ्रेंड्स, कलीग्स किसी को जरूरत है इंडिया में, प्लीज उनको बोलिए इस पे रजिस्टर करें। जरूर, हम अपनी पूरी तरह से इसको एडवर्टाइज करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर अपनी ईमेल जो लेटर जाता है उसके माध्यम से भी, और अपने रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स दीप्ति जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा। मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। ये आशा बनाए रखना यहाँ पर ज़रूरी है इस कठिन समय में, और हम लोगों को जैसे पता है कि काफ़ी मेंटल हेल्थ हमारे परिवार वहाँ पर है, वो इन संकटों से गुजर रहा है। तो उसके बारे में हमने बातचीत करी डॉक्टर दीपा सिंघल, जो यहाँ की जानी मानी साइकियाट्रिस्ट हैं, उनसे बात की। आइए सुनते हैं उस बातचीत का एक पहला अंश। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर। जैसा कि बातचीत हो रही थी कि भारत में इस समय कोविड की सिचुएशन बहुत ही गंभीर है, और जिस तरह की स्थिति है बहुत ही संकट से जूझ रहे हैं। और यहाँ पर हम भारतीय जो रह रहे हैं, हमारे परिवारजन भी वहाँ पर, फैमिली और फ्रेंड्स वहाँ पर हैं भारत में, और जब भी कोई भी
किसी तरह का भी फोन या व्हाट्सएप मैसेज या कुछ भी आता है तो एक तरह की घबराहट होती है, हमेशा एक तरह की चिंता बनी रहती है। और ये चिंता का समय पिछले 1 वर्ष से चल रहा है। इस बात पर बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे कैनबरा की जानी मानी है साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर दीपा सिंघल को। वो पहले भी हमारे कार्यक्रम में आ चुकी हैं और अपनी सलाह इस बारे में दे चुकी हैं कोविड की सिचुएशन के बारे में, लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है दीपा जी को। दीपा जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू किशोर जी, थैंक यू। दीपा जी, जैसे कि बात हो रही है कि कोविड की काफी गंभीर हालत है और इसको देखकर हम भारतीय काफी घबरा रहे हैं जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में हैं, और हमारे फैमिली और हमारी फ्रेंड्स, और आशा है कि आपकी फैमिली और बाकी लोग भी वहाँ पर ठीक होंगे। लेकिन कोई ऐसा परिवार अछूता नहीं बचा है जो इस संकट से नहीं गुजरा हो। इसका यहाँ पर हजारों मील दूर बैठे हम भारतीयों को, हालांकि हम काफी सुरक्षित स्थिति में हैं, लेकिन काफी हमारी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है। उसके बारे में थोड़ा बताएं। किशोर जी, आपने सही बोला। अभी हम एज ऑस्ट्रेलिया में हम काफी ब्लेस्ड हैं, स्पेशली अगर हम कैनबरा में तो केसेस 0 ही हैं। बाकी स्टेट्स के हिसाब से तो इवन कैनबरा और भी बेटर सिचुएशन में है काफी टाइम से। लेकिन एज अ प्रवासी भारतीय को अगर हम देखें तो हमारी ज्यादातर फैमिलीज कईयों की इंडिया में है, तो हम असहाय, मोस्ट ऑफ अस असहाय या हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ना हम उनको बुला पा रहे हैं, ना हम खुद जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द ट्रैवल बैन। और अब तो कंपैशनेट बैकग्राउंड पे भी इंडिया से ट्रैवल बैन हो चुका है, तो उसके कारण हम बहुत असहाय फील कर रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उसके कारण हमारी हमेशा ये डर लगा रहता है कि कुछ पेरेंट्स, स्पेशली कईयों के पेरेंट्स अकेले रह रहे हैं, जिनके बहुत सारे ब्रदर्स सिस्टर्स या जो भी सारे सिबलिंग्स हैं सब इंटरनेशनल में है, कोई यूएस में है, कोई यूके में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, तो एज पेरेंट्स अकेले हैं इंडिया में। और इनफैक्ट कई के तो 2 पेरेंट्स में से खाली 1 पेरेंट अभी जीवित हैं, तो उनके बहुत ज्यादा, और ये काफी महीनों से चला आ रहा है। एंड एवरीबडी इज थिंकिंग कि पता नहीं कब फोन बजेगा और क्या खबर मिलेगी कि कैसे हैं पेरेंट्स। ये हमारी एक जिम्मेवारी, जो क्योंकि एज ए इंडियंस हमेशा हम या तो नेक्स्ट जनरेशन की जिम्मेवारी लेते हैं और हमारी प्रीवियस पेरेंट्स की जिम्मेवारी लेते हैं, तो वो हमारे में हमेशा रहता है। और ये अभी की सिचुएशन जो लास्ट कपल ऑफ वीक्स में चल रहा है उसके कारण बहुत ज्यादा हो गया है। और ये हमेशा एक डर, और जिनके जो कोविड हो चुका है फिर उसके बाद वो क्या कर सकते हैं। एक तो ये डर है कि कुछ हो न जाए, और अगर हो गया तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। कई लोग लकी हैं जिनके एक्सटेंडेड फैमिली है वहां पे, जिनके भाई बंधु हैं, फ्रेंड्स हैं, जो, और इंडिया में अभी भी हम जैसे कई लोगों से बातें करते हैं तो अभी भी मानवता जिसको बोलते हैं, ह्यूमैनिटी अभी भी काफी है। लोगों को पता है कि वो कोविड पॉजिटिव लोगों के साथ काम कर रहे हैं, पर बिकॉज उन्हें पता है कि वो इतनी खराब हालत में उनको नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर ओन इनर कॉन्शियस, तो फिर वो उनकी हेल्प फिर भी कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक्सटेंडेड हेल्प मिल रही है, बट हर किसी की वो सिचुएशन नहीं है। तो ये बहुत बड़ा डर हर किसी को है कि अगर कुछ पेरेंट्स को कुछ ना हो जाए, और अगर कुछ हो गया तो वो उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। और अगर कई लोगों की जो डेथ भी हो गई है कोविड के कारण, तो वो नहीं जा पा रहे हैं, उनको क्लोजर नहीं मिला है। तो ये एक गिल्ट या फिर एक क्वेश्चन कि हमने हम आकर क्या किया, इमिग्रेट होके ठीक किया या नहीं किया, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एज एन इमिग्रेंट पॉपुलेशन आपको होता है, और वो हमें मेंटल हेल्थ पे काफी इफेक्ट करेगा और कर रहा है ऑलरेडी। तो आपने ये बताया, जैसे कि आपने सामान्य स्थिति होती है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, पेरेंट्स या कोई और रिलेटिव्स आपके बीमार होते हैं तो आप वहां पर तुरंत जाते हैं, लेकिन अब जो स्थिति है वहां पर नहीं जाते हैं। एक तरह की लाचारी की स्थिति से आप बैठे हुए देख रहे हैं। और आपने जो एक बात कही वो गिल्ट वाली, सर्वाइवर्स गिल्ट वाली बात, किस तरह से अफेक्ट करती है मेंटल हेल्थ को? बहुत ज्यादा आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, आपको डिप्रेशन का बहुत, एंजाइटी काफी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर एक पेरेंट्स के साथ हुआ, दूसरे पेरेंट्स, और आपको एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जिसको बोलते हैं, और सर्वाइवल गिल्ट जिसको बोलते हैं, कि अपने होने पे आप क्वेश्चन करने लगते हो, अपने हर डिसीजन पे आप क्वेश्चन करने लगते हो कि आप यहाँ पर आए एज एन इमिग्रेंट, क्या छोड़ के आए, और आपने क्या वो डिसीजन ठीक था, क्या आपने अपने आप को प्रायोरिटी दी, अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया पीछे, उनका ध्यान नहीं रखा। तो ये जो गिल्ट कॉन्शियस है, सर्वाइवल गिल्ट होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है, और वो काफी
काफी हद तक आपके जहन में रहता है, आपके मन में रहता है, और आपको बहुत डिप्रेशन और आपको एंजाइटी में ला सकता है। तो ये एक चीज रहेगी जो भी यहाँ पर हैं इमिग्रेंट्स। ऑफ कोर्स समय हम बहुत रेजिलिएंट भी होते हैं एज एन इमिग्रेंट्स, बहुत हमने काफी मेहनत करके हम आए हैं, तो वक्त के साथ साथ वो ठीक हो जाता है। बट ये हमेशा आपके लिए रहता है कि आपने आके अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया, क्यों आए, ये क्वेश्चन रह जाता है आपके साथ। और तो कुछ लोग हमेशा ये करते हैं कि जैसे वो हमेशा कांटेक्ट में रह रहे हैं अपने पेरेंट्स के, मैक्सिमाइजिंग व्हाट दे कैन डू। तो ये जो कर सकते थे, जो वो कर पाते थे, वो उन्होंने मैक्सिमम किया। तो ये काफी लोग अभी ये इस सिचुएशन में मैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए जो मैक्सिमम कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। तो वो तभी इतना सारा मुहिम चल रहा है, इतनी सारी चीजें लोग कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं, कंसंट्रेटर भेज रहे हैं, ऑक्सीमीटर भेज रहे हैं, किसी तरह से फाइनेंशियल कर रहे हैं या फिर मोबिलाइज कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज। ये भी एक तरीका है कि हम जो कर सकते हैं यहाँ पे भी बैठ के, जो हमारे क्षमता में है वो कर रहे हैं। तो दैट इज अनदर गुड वे टू गिव इट बैक एंड फील बेटर। तो सबसे बड़ी समस्या, जैसे कि आपने कहा, अगर बीमार हो गए और रिकवर हो गए, चलिए अब वो इस सिचुएशन ठीक है, लेकिन सिचुएशंस ऐसे भी हैं जैसे जहां पर माता पिता वृद्ध हों या और कोई नज़दीकी रिलेटिव हो, वो किसी गुजर जाते हैं और वो अंतिम समय पर साथ में न होना, वो भी एक तरह का ग्रीफ कचोटता रहता है। वो क्या उसको कहते हैं कि प्रोलॉन्ग ग्रीफ डिसऑर्डर, क्योंकि आपका क्लोजर नहीं मिला एक तरह से। और ये होता है, और कोविड में भी बहुत ज्यादा हो रहा है। इनफैक्ट ऐसा नहीं कि कोविड के पहले नहीं होता था, बिकॉज कई बार ऐसे होता है क्योंकि अगर आपको पहले से पता है कि आपके पेरेंट्स या क्लोज रिलेटिव जिनके साथ आप इमोशनली अटैच्ड हो, तो वो उनकी तबीयत खराब है, तो आप बीच बीच में कई लोग होते हैं जो हर 3 महीने या 6 महीने चाहे छोटे ट्रिप के लिए जाएं, वो जाते हैं, जो उनका पेरेंट्स हैं या कोई भी रिश्तेदार जो उनके क्लोज हैं। तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जब वो बड़े होने लगते हैं और तो वो जाते हैं। काफी लोगों को हम जानते हैं जो जाते हैं, जो रेगुलरली विजिट करते हैं क्वाइट फ्रीक्वेंटली। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग नहीं जा पाते, स्पेशली लाइक पिछले 1.5-2 सालों में नहीं जा पाया कोई, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड। तो वो और सडन डेथ हो जाती है, तो इवन इमरजेंसी फ्लाइट लेके भी आप जाना चाहो तो भी वो जो रिचुअल्स होते हैं वो हो चुके होते हैं। तो जो हमसे बात करनी थी, जो आपके जो क्लोजर होता है, वो पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों को नहीं मिला है। पर कोविड सिचुएशन में ये सिचुएशन और बढ़ गई है क्योंकि लोग जा भी नहीं पाए हैं इन बिटवीन। ऑफ कोर्स वीडियो कॉल्स या फिर आपकी जो बाकी तकनीकियां हैं, उनसे आप ज्यादा जल्दी बातें कर सकते हो और लोगों को इजी हो गया है। बट स्टिल जो एक पर्सनल टच जो आप किससे मिलते हो, वो अलग चीज है और वो नहीं मिल पा रहा है जी, मुश्किल हो रही है। और दूसरा ये भी है कि पिछले एक वर्ष से ज्यादा हो गया अब तो ये देखा जाए, और कोविड की समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। एक तरह का एक लिमिट होती है हमारी उस संकट से लड़ने की भी, और देखा जाए तो वो लिमिट एक तरह से पार हो चुकी थी और उसके बाद एकदम ये दूसरा भयंकर संकट आया है। तो कुछ बाकी बचा है हम लोगों में ऐसे सहन करने की शक्ति? मुझे लगता है किशोर जी, हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम बहुत रेजिलिएंट होते हैं, और एज एन इमिग्रेंट तो बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें काफी कुछ हदें पार करके, काफी कुछ मुश्किलात पार करके आना पड़ता है। तो हमारा रेजिलिएंट फैक्टर तो बहुत स्ट्रांग होता है। और एज अ कम्युनिटी जब कोई भी क्राइसिस होती है या फिर कोई भी ऐसा होता है, तो एक कम्युनिटी की एक फीलिंग आती है, आप एक दूसरों के साथ देने लगते हो बहुत ज्यादा, बिकॉज एक ह्यूमैनिटी फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो और इनफैक्ट वो खाली इंडियंस में नहीं रह जाती है, वो एज अ ह्यूमन लेवल आपके आसपास जो कलीग जो शायद इंडियंस भी नहीं हैं, दे ऑल आस्किंग कि आप ठीक हैं, आपके घर में लोग ठीक हैं। तो वो ह्यूमैनिटी आता है जो आप एक दूसरे का साथ देते हो, तो वो रेजिलियंस बढ़ता है। वो एज अ कलेक्टिव एक्सपीरियंस जो आपका होता है, दैट रियली हेल्प यू टू ओवरकम दिस, बिकॉज बट एज अ स्पीशीज वी आर वेरी रेजिलियंट। डेफिनेटली हम काफी रेजिलियंट लोग हैं। तो फिर भी ये एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह होता है और स्वाभाविक भी है, इसको किस तरह से कोप किया जाए?
डिप्रेशन एक तो होता है सिचुएशनल डिप्रेशन, एक होता है किसी को एंडोजीनियस डिप्रेशन। एंडोजीनियस डिप्रेशन मतलब किसी को ऑलरेडी डिप्रेशन का पहले हो चुका है या फिर जिसका प्रीडिस्पोजिशन है जेनेटिक, तो उन ऑफ कोर्स ये स्ट्रेसफुल कंडीशन में वो उभर के आता है। और कई लोगों के पहले कोई डिप्रेशन एंजाइटी नहीं थी, बिकॉज ऑफ द सर्वाइवल गिफ्ट उनको भी होने लगता है। सो दैट्स अ न्यू ऑनसेट ऑफ डिप्रेशन बिकॉज ऑफ द सिचुएशन भी हो सकता है और हुआ है होता है उनको बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन। तो इन दैट केस आप एट द एंड ऑफ द डे आपकी दो चीजें हैं, एक तो आप काउंसलिंग करोगे, किसी भी मेंटल हेल्थ चीजों में काउंसलिंग करोगे, या फिर अगर आपको लेकिन इसके अलावा जैसे बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं वो आपको यूज करनी चाहिए, क्योंकि कई बार लोगों को अपनी सुसाइडल टेंडेंसीज इंक्रीजेस व्हेन डिप्रेशन हैपेंस, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप हेल्पलाइन का उपयोग लो, क्योंकि यहाँ पे लाइफलाइन 24/7 अवेलेबल है, आप किसी से भी बातें कर सकते हो। तो ये इसका इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है आपकी जो सपोर्ट सिस्टम, आपकी जो फैमिली यहाँ पर है, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे मिलो। और उसके अलावा अगर बहुत ज्यादा सीवियर है तो विल डेफिनेट रिकमेंड कि आप मेडिकेशन पे जाओ। पर लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि आप कम्युनिटी में अकेले हो बहुत ज्यादा और आप नहीं कोप कर पा रहे हो, तो समटाइम्स डेफिनेटली इन पेशेंट एडमिशंस आर आल्सो रिकमेंडेड, कि आपको हॉस्पिटल में थोड़े दिन आपको रहना पड़े, क्योंकि आप बिल्कुल भी नहीं कोप कर पा रहे हो और इट कैन लीड टू पोटेंशियल डेथ। तो वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ सिवियरिटी ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी है। तो क्या आपने देखा है, आपने बताया कि काफी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर, हेल्पलाइन और मेडिकल सर्विसेज, लेकिन जहाँ तक हम इमिग्रेंट इंडियंस हैं थोड़े से झिझकते हैं जब मेंटल हेल्थ का प्रश्न आता है, तो इन रिसोर्सेज का फायदा उठाने के लिए या साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट से मिलने से और यहाँ तक कि एडमिट करने से भी कि हमें प्रॉब्लम है, इसको कैसे निपटा जाए इससे? लास्ट टाइम भी हमने इस बारे में बात की थी कि एज अ कम्युनिटी रेजिस्टेंट तो काफी है और टैबू भी काफी है मेंटल हेल्थ को लेके, बहुत ये सच बात है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ रही है कि मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हो या फिर इट्स डजंट डिफाइन यू। इट्स जैसे कि डायबिटीज हो गया, जैसे आपको ब्लड प्रेशर हो गया है, या फिर कल आपको चोट लग गई है तो उसकी आप रिकवरी कर रहे हो, आपको सर्जरी लेनी है, तो उसको अगर हिसाब से देखेंगे तो आप उसके लिए हेल्प मांगोगे, क्योंकि अगर आप हेल्प नहीं मांगोगे तो ये प्रोलॉन्ग हो सकता है, तो वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो उसके लिए जो हेल्प अवेलेबल है तो आप ले लीजिए, और अगर आप नहीं लोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। और अगर आपको इतना टैबू लग रहा है तो आप मत शेयर कीजिए, सब चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपकी प्रॉब्लम आप उसको शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने इन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप जाइए, अगर आपको तकलीफ है तो मिलिए, जो आपको साइकोलॉजिस्ट चाहिए, साइकाइट्रिस्ट चाहिए तो आप जाइए, और आपको किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है अगर आप नहीं शेयर करते, अगर आपके दिमाग में वो टैबू है। लेकिन अगर आप हेल्प नहीं लोगे तो वो बढ़ती ही जाएगी प्रॉब्लम। जी, दूसरे एक और विषय पर मैं बातचीत करना चाहूँगा कि अभी वैक्सीन्स रोल आउट की जा रही हैं, लेकिन एक तरह की झिझक है लोगों में वैक्सीन लेने से, उसके बारे में भी एंजाइटी है कि उसका हो सकता है नेगेटिव रिएक्शन हो या फिर और कुछ प्रॉब्लम हो। उससे कैसे निपटा जाए, वो जो एंजाइटी उसके बारे में है? ये नई एंजाइटी नहीं है किशोर जी। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, पोलियो वैक्सीन जब पहले निकला था तो इंडिया में, मैं एक्चुअली मेडिकल स्कूल में थी तो इंटर्नशिप में हम जाते थे गांव-गांव, वो वैक्सीन का वो बॉक्स लेके वो आइस वगैरह में डाल के मेकिंग श्योर। तो बहुत इंटीरियर में इतना डर था कि लोग बंद रहते थे, पर फ्री वैक्सीन हम जा के घरों में दे रहे हैं, लोग नहीं लेते थे, सुपरस्टिशन थे, और रिलीजन के कारण या कुछ भी चीजों के कारण उनकी, बिकॉज उनका माइंड ओपन नहीं है, टैबू के कारण, डर के कारण कि हम कुछ बुरा ना हो जाए, तो वो नहीं ले रहे थे। तो वो सेम चीज अब कोविड के साथ हो रही है। तो वैक्सीन जैसे डीपीटी वैक्सीन थी या एमएमआर वैक्सीन थी, लोगों को ये डर था कि ऑटिज्म हो जाएगा। तो वैक्सीन से डर कोई नया नहीं है, वो हर अलग अलग फॉर्म में आया है, और कोविड के कारण अब कोविड में भी आ रहा है। पर द इश्यू इज कि कोविड अगर आप एक जन के कारण, क्योंकि ये पैंडेमिक है, हर किसी को इफेक्ट करेगा। अगर हर इम्यूनिटी करनी है या फिर हर किसी को वैक्सीन करना है, ये बहुत जरूरी है। तो आई थिंक उसके अलग अलग तरीके हैं, या तो आप उनको एज अ
एज अ गवर्नमेंट लीगल करो कि ये तो करना ही है, नहीं तो लाइक इट्स अ कंपल्सरी थिंग। और इसके अलावा एडुकेशन, अवेयरनेस या कोई भी चीजें, आप दवाइयां भी देते हो तो सबके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, पर बेनिफिट आर मच मोर देन दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग इट ऑलवेज। अगर आप जैसे कुछ भी खाना खा रहे हो, या आप जो आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, फास्ट फूड भी खा रहे हो तो भी उसके साइड हैं, पर आप चूज कर रहे हो कि मैं ये मुझे अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, मैं खाऊंगा। सिमिलर ये कंपैरिजन मतलब वैसा नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर हर चीज के साइड इफेक्ट हैं, पर ये चीज आपकी पूरी कम्युनिटी के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए भी बेनिफिशियल है, तो वो आपको लेनी चाहिए। तो अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा अवेयरनेस, नॉलेज बढ़ेगी लोगों को, उतना फियर कम होगा। जी, तो ये तो समस्या आपने बताया कि जैसे हमेशा रही है, लेकिन जब लोग समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कुछ 2-4 नेगेटिव रिएक्शन के बारे में भी न्यूज़पेपर में या मीडिया में जो आती हैं, तो एकदम घबराहट तो होती है कि शायद करना ठीक है या नहीं है। वो समस्या इंडिविजुअल लेवल पे कैसे निपटाई जाए, जो आपके दिमाग में चिंता, घबराहट हो रही है? मुझे लगता है कि जैसे कि प्री कोविड काउंसलिंग की जा सकती है, जैसे कि अगर जिनको घबराहट हो रही है तो उनको एक्सपर्ट के पास लेके जाया जाए, परसेंटेज दिखाए जाए कि ये जो आप सोच रहे हो साइड इफेक्ट कितने मिनिमम परसेंटेज में है, जितने लोगों ने लिया है, जिनको कुछ नहीं हुआ है, तो गिवन द फैक्ट्स, गिवन द स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद उनकी प्री कोविड वैक्सीन जिनको डर लग रहा है, ऑफ कोर्स हर किसी को डर नहीं लगेगा, तो हर किसी को काउंसिल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लगेंगे फिर। लेकिन टारगेटेड पॉपुलेशन में जिनको डर लग रहा है, जिनको अवेयरनेस नहीं है, तो उनके लिए प्री कोविड वैक्सीन की जा सकती है, उनको स्टैटिस्टिक्स दिए जा सकते हैं कि इतने लोगों को किया है, इनका ठीक रहा है। ऑफ कोर्स देयर इज अ पोटेंशियल साइड इफेक्ट इन एवरीथिंग, बट और अगर साइड इफेक्ट हो भी जाता है तो उसका ट्रीटमेंट भी है। तो ये रीअश्योरेंस दे के उनकी काउंसलिंग करके, दीज आर द फ्यू ऑप्शंस वी कैन डू। बहुत अच्छी बात है बताएं दीपा जी। आपसे बस ये पूछना चाहूंगा कि आप पिछले 1-1.5 साल से ये कोविड का देख रहे हैं, तो आपने देखा है कि स्पाइक हुआ है ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज पर जनरली? डेफिनेटली, क्योंकि स्पेशली मैं चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट हूँ, मैं चाइल्ड साइकियाट्री में काम कर रही हूँ, तो और मैं ऑफ कोर्स एडल्ट में भी करती हूँ, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में करती हूँ, पर अगर मैं चाइल्ड साइकियाट्री ओवरऑल, डेफिनेटली देयर इज अ सर्च, इफ यू सी स्टैटिस्टिक्स, देयर इज अ इंक्रीज प्रेजेंस in emergency department, increase incidences of mental health, overall prevalence of mental health हुआ है after post covid as well। और स्पेशली जैसे बच्चों में स्पेशली, क्योंकि कई कंट्रीज में ऑनलाइन इतने महीनों से चल रहा है, और अब तो इंडिया में ऑनलाइन भी बंद हो गया, उनकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं हो रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम इन फ्रंट ऑफ द टीवी और द स्क्रीन, चाहे पढ़ाई हो या कुछ भी हो, तो उनमें सोशल आइसोलेशन काफी बढ़ गया है, सोशल एंजाइटी काफी बढ़ गई है, और तो देयर इज लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस वी आर सीइंग। और कुछ कंट्री उनके लॉकडाउन थोड़े टाइम के लिए हुआ, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, या फिर जब वो वापस गए हैं, क्योंकि वो दे मिस्ड आउट इवन इफ, क्योंकि ऑनलाइन में कंसंट्रेशन डिफिकल्टी थोड़ी बहुत मुश्किल है अगर आपको कोई मॉनिटर नहीं कर पाता, तो वो जब वापस से स्कूल गए हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ है कि वो वापस से स्कूल जाके वापस से एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट होना, तो एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ गए हैं। ओवरऑल डेफिनेटली सेल्फ हार्म, प्रेजेंटेशन, डिप्रेशन इंक्रीज हुआ है पोस्ट कोविड फॉर श्योर। तो अब तो यही आशा कर सकते हैं दीपा जी कि जल्दी ही ये पैंडेमिक समाप्त हो। आशा थी कि वैक्सीन आने के साथ ही समाप्त होगा, लेकिन फिलहाल तो अभी लग रहा है कि सेकेंड वेव, थर्ड वेव, और अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। तो यही आशा कर सकते हैं कि सभी लोग न केवल फिजिकली, मेंटली भी इतने स्ट्रांग रहें कि इसका सामना कर सकें। और आपके समय के लिए बहुत धन्यवाद, और आपकी बातचीत के लिए भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू किशोर जी, थैंक यू। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम
मगर शाम ही तो है। ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर। न उदास हो मेरे हम सफर। ये सितम की रात है ढलने को है अंधेरा हम कभी ढलने को। ये सितम की रात है ढलने को है अंधेरा हम कभी ढलने को। जरा देर इसमें लगे अगर, जरा देर इसमें लगे अगर न उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर। तू यकीन कर न उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर। I'm Tara Chain, ACT Minister for Multicultural Affairs. You're listening to Radio Manpasand, Tadka Lagake.